अस्सलाम वालेकुम, दिस नवला खान। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ पार्ट 2 ये है और इसमें हम डिस्कस करेंगे वो तमाम सवाल जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से कि यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट होता है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स को उसमें कन्फ्यूजन आ जाती है। और जब भी आपको कन्फ्यूजन आ जाए तो आप ज़रूर एक क्वेश्चन फॉर्म में उसको राइट किया करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से उसका आंसर कर सकूं। क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब में आपको डायरेक्ट किसी भी ट्रेनर तक एक्सेस नहीं होती, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक उसका आंसर डिटेल से दूँ। तो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, मैं उनका आंसर करूँगा। कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए हैं और प्रॉपरली उन्होंने उस तरीके लिखे हैं जिस तरीके से मैंने पहले उनसे कहा था कि आप अच्छी तरह क्वेश्चन लिखें। तो पहला सवाल एक स्टूडेंट का है जी मेरे पास, वो कह रहे हैं जी सर ये तो वीपीएन के बगैर भी हो सकता है, गूगल के सेटिंग से लोकेशन चेंज करो। अच्छा, एक स्टूडेंट है वो कह रहे हैं कि मैंने जो वीपीएन की बात की थी कि ब्रांड हंटिंग के लिए होलसेल में आपको यूज़ करना पड़ता है। वो कहते हैं गूगल की लोकेशन चेंज करने से हो जाता है। जी, सेटिंग से चेंज करने से हो जाता है, लेकिन फॉर यूएसए एंड यूके आपके पास वीपीएन हो तो अच्छा होता है। ठीक है, फ्री वीपीएन होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वीपीएन हो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए इजीली एक्सेस करना ब्रांड्स तक। ठीक है, ये इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ सम टाइम। अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये फ्री वीपीएन्स भी होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जी, एक स्टूडेंट ने पूछा है। पहला उनका सवाल है कि सर जब न्यू हम अमेज़ॉन ऐप भी होलसेल कर रहे होते हैं तो हमें कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी चाहिए? तो सबसे पहले मैं इसका आंसर कर देता हूँ। याद रखिएगा, अमेज़ॉन ऐप भी होलसेल की ब्यूटी ही यही है कि आपने यहाँ पर इतनी ही इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है जितनी 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर सेल आउट हो जाए। अब सम टाइम 2 मंथ हमें इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ ब्रांड्स का एमओ क्यू होता है, वो चाहते हैं कि जी आप उनसे ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज़ करें, तब वो आपको अप्रूवल देते हैं। ठीक है, तो इन दिस केस फिर आपको ज़्यादा इन्वेंट्री लेनी पड़ती है, लेकिन लेनी पड़े तो ले लो, इससे कोई इतना इशू नहीं है। क्योंकि वो 1-2 मंथ के अंदर भी निकल जाए तो कोई इतना इशू नहीं, क्योंकि ब्रांड जब आपको अप्रूवल देता है तो ये बड़ी बात होती है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जब भी आपको कोई ब्रांड अप्रूवल देता है तो उसकी प्रॉपर्ली एनालिसिस ज़रूर करें। क्योंकि सम टाइम जो बास ब्रांड्स की प्रोडक्ट ऐसी होती है कि वो हर किसी को अलाउ करते हैं और उसमें फिर प्राइस वार होकर फिर आप उस ब्रांड से बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री उठाते भी हैं, लेकिन वो फिर आपकी स्टक हो जाती है, तो ये इश्यूज़ भी हो जाते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर ये है कि जब भी आप न्यू ऐप भी होलसेल करते हैं तो प्रॉपर्ली अपनी एनालिसिस अच्छी तरह करें, अच्छी तरह डेप्थ एनालिसिस करें। फिर आप क्या करें, आप उसमें इतनी इन्वेंट्री ऑर्डर करें जितनी आपकी 1 या 2 मंथ के अंदर निकल सकती है। ठीक है, वो कैसे आपने कैलकुलेशन करनी वो मैं आपको अपने होलसेल लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अच्छा, दूसरा इसी स्टूडेंट का सवाल है, वो कह रहे हैं कि अगर इन्वेंट्री फंस जाए किसी भी वजह से, चाहे प्राइस वार की वजह से या फिर किसी भी इशू की वजह से, तो फिर क्या सोल्यूशन है उसका? तो इसका पहली बात तो ये है कि सवाल ये है कि इन्वेंट्री क्यों स्टक होती है, फंस क्यों जाए? वो तब होती है जब आपकी प्रॉपर्ली एनालिसिस नहीं होती, आप डेप्थ एनालिसिस नहीं करते, या फिर सम टाइम ये होता है कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपकी इन्वेंट्री स्टक इस वजह से होती है कि वो आपने जो प्राइस, जिस प्राइस पे आपने लाया है वो आप compete नहीं कर सकते हैं। जो आपके पास वहाँ जाइंट जो सेलर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सेलर्स, वो ऑलरेडी जो सेल कर रहे होते हैं, वो आप उनके साथ compete नहीं कर सकते होते। शुरू में आपको लगता है कि आप compete कर पाएंगे, लेकिन वंस जब आप लाइव करते हैं तो उस वक्त फिर वो उस प्राइस को वहाँ तक डाउन करते हैं जहाँ से आपको ब्रेक इवन भी आपका नहीं बनता। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये इशू आपको फेस आता क्यों है? ठीक है, क्या वो जो सेलर से वो लॉस में बेच रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब होता यह है कि कुछ बड़े सेलर्स जो होते हैं ना, उनको जो प्राइस मिल रही होती है वो प्राइस मिल रही होती है जिस टाइम वो उनके पास गए थे, उन डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के पास। ठीक है, अब आप न्यू सेलर हो, आप जब किसी डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड के पास जाते हो तो आपको लेटेस्ट लिस्ट के जो प्राइस है उस प्राइस पे आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं। जो पुराने सेलर्स होते हैं ना, वो उस प्राइस पे उनको मिलेगा जिससे अच्छा खासा उन्हें प्रॉफिट भी होगा लिस्टिंग के ऊपर। ठीक है, अब ये इस तरह होता है बेसिकली, ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं ना, इनकी जो लिस्टिंग्स है ये आफ्टर 3 मंथ, 6 मंथ एंड साल। ठीक है, ये साल में 2 या 3 दफ़ा ये लिस्टिंग अपडेट होती है, प्राइस लिस्टिंग।
ठीक है। तो वो जो प्राइस लिस्टिंग अपडेट होती है तो हर नई अपडेशन में क्या हो जाता है, आपको जो रेट होता है वो नया रेट मिल जाता है। तो जो न्यू सेलर्स जाएंगे किसी डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड के पास, ऑब्वियसली उन्हें वो रेट मिलेगा जो नई अपडेटेड लिस्ट है। लेकिन जो पुराने सेलर्स होते हैं उनकी एक डील होती है और वो पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं, तो शायद फिर उनको वो रेट मिलता है जिसकी वजह से वो कम्पीट कर पाते हैं। ठीक है। हमें भी एक वक्त ऐसा लगता था कि ये लोग लॉस में सेल करते हैं, लेकिन लेटर ऑन जब हमने जब वर्क किया वक्त के साथ साथ, तो हमें 2 लिस्टिंग प्रोवाइड करते थे। हमारे जो पुराने जो ब्रांड्स होते थे वो न्यू लिस्टिंग जो होती थी वो उसके ऊपर प्राइस डिफरेंट होती थी, और जो लिस्टिंग होती थी उसके ऊपर प्राइस डिफरेंट होती थी। तो हम फिर ओल्ड प्राइस पे भी ले सकते थे, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग कस्टमर थे, उनकी ऑलरेडी पहले से हमारी बहुत सारी इन्वेंट्रीज मैंने परचेस की थी। तो ये इस तरीके से आपको इशू आ सकता है। तो आपने क्या करना है, नंबर 1, आपने इतनी इन्वेंट्री लेके जानी है जितनी आपकी एक मंथ के अंदर सेल आउट हो जाए। ये कैसे हो पता चलेगा, FBA टूल किट से आप मालूम कर सकते हैं, वो आपको पता है, मैंने तरीका बताया हुआ है। दूसरा, इन्वेंट्री फंस जाए तो उसका ये सोल्यूशन है, नंबर 1 कि आप क्या करें, वेट करें उस वक्त तक जब तक प्राइस दोबारा रिकवर ना हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने फिर देखना है अच्छी तरह कि यहाँ पर कोई चांस नहीं है रिकवरी का, तो फिर आप क्या करें, उसको ब्रेक इवन में निकाल ले ऑन टाइम, ताकि बाद में वो लेट ना हो जाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। यहाँ पर एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, उन्होंने एक EIN के लिए अप्लाई किया लेकिन उनका EIN अभी तक नहीं आया है। तो जी आ जाएगा, आपने फैक्स किया है तो वो आ जाएगा, और इंशाल्लाह आप अपना पोर्टल चेक करें और अपनी जीमेल देखते रहे, आपको आ जाएगा। ये IRS का सिस्टम है, वहाँ पर सम टाइम थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और स्टूडेंट उनका सवाल है जी, होलसेल के अंदर PPC की ज़रूरत होती है? नो। याद रखिए, देखिए होलसेल बिजनेस मॉडल ही ऐसा है जिसमें ना PPC की ज़रूरत है, ना लिस्टिंग की ज़रूरत है, ना आपको इमेजेस की ज़रूरत है, ना किसी किस्म की कोई किसी भी किस्म की कोई कैंपेन रन करने की ज़रूरत है। ये इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ब्रांड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है। वो ब्रांड प्रॉपरली, उसके ऊपर ट्रैफिक आती है, उसकी अच्छी खासी सेल्स उसके ऊपर आती है, और उसकी लिस्टिंग हुई होती है, उसके इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड है, सब कुछ डन है। ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि आपसे ज़्यादातर ब्रांड आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जी मिसाल के तौर पर आपको सम टाइम वो एक्सक्लूसिव राइट देते हैं, या फिर आप उनको बता देते हैं कि जी उनकी लिस्टिंग में कोई इशू है। तो फिर आपको और ब्रांड के दरमियान है कि आप डील करके उस लिस्टिंग को आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जिसमें ब्रांड भी इन्वेस्ट करता है और आप भी फिर अपनी इमेजेस को क्या करते हैं, उसमें अपडेट करते हैं। इसी ब्रांड की लिस्टिंग की जो इमेजेस हैं उसको आप अपडेट करते हैं, क्योंकि आप उसके कस्टमर हैं, आप उसके ऊपर सेलिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली ब्रांड ने आपको फिर अथॉरिटी दी होती है। लेकिन ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटर से आप लेते हैं, और ज़्यादातर ब्रांड्स को भी केयर नहीं होती। लेकिन यहाँ पर कोई PPC, कोई लिस्टिंग क्रिएशन, किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर रन करना कोई चाहे तो कर सकता है। ठीक है। उसके बाद एक और सवाल है जी, इन्हीं का यही दोबारा सवाल है। वो कह रहे हैं जी आपने PL के बारे में तो बता दिया, होलसेल का वो जानना चाहते हैं। होलसेल और PL में ये फ़र्क है, PL में आप क्या करते हैं, प्रॉपरली एक प्रोडक्ट हंटिंग होती है, आपकी अपनी एक लिस्टिंग क्रिएशन होती है, अपनी इमेजेस होती है, आप PPC रन करते हैं, उस प्रोडक्ट को रैंक कराते हैं, और देन इस तरीके से आप गिव अवेज करके अपने आप को रैंक करा के फिर आपकी एक प्रॉपरली एक एसेट बिल्ड होता है। लेकिन होलसेल में हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड्स, जैसे कि ABC एक ब्रांड है, SKH एक ब्रांड है, लेगो एक ब्रांड है। ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। ठीक है। उनके ऊपर सेलिंग आती है, सेलिंग सॉरी या ट्रैफिक है, उनके इमेजेस डन है, ऑप्टिमाइज्ड है लिस्टिंग। अब आपने क्या करना है, सिंपली जाकर उसी लिस्टिंग को जाकर मी टू करना है, और उसी ट्रैफिक में से आपको भी सेल आ जाएगी, और फिर आपकी उसी तरह आपको सेल जनरेट हो जाएगी। ये है होलसेल बिजनेस मॉडल। ठीक है। तो होलसेल और प्राइवेट लेवल में फ़र्क ये है, प्राइवेट लेवल में आपकी नई लिस्टिंग क्रिएशन होती है, आपकी अपनी इन्वेंट्री, आप प्रॉपरली प्रोडक्ट हंट करते हैं, उस प्रोडक्ट को हंट करने के बाद फिर अमेज़ोन की वेयर हाउस बेचते हैं, देन वहाँ से फिर आपकी क्या हो जाएगी, आप PPC रन करके उसको रैंक कराते हैं। लेकिन होलसेल में ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हम वो ब्रांड्स ढूंढते हैं जो होलसेल फ्रेंडली है। ये कैसे ढूंढते हैं, ये मेरा होलसेल लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया हुआ है। ठीक है। आप वो वहाँ से देख लें। सो होपफुली आपको होलसेल एंड PL में फ़र्क ज़रूर नज़र आया होगा। अब नेक्स्ट एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं जी सर, इस चीज़ का क्या गारंटी है कि जो 3PL सर्विस है वो ओरिजिनल है या वो स्कैमर नहीं है, और हम इनसे कैसे कॉन्टेक्ट करें? देखें,
जब भी आप, चाहे वो ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर हो या 3PL सर्विसेज की वेबसाइट्स हो, आप जब भी इनमें जाए तो आप पहले इसको वेरीफाई करें। एज अ ऑनलाइन वर्चुअल असिस्टेंट या अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट या ई कॉमर्स वर्चुअल असिस्टेंट, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप हमेशा एथोराइज्ड ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाएं। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने एक कंपनी के साथ कांटेक्ट किया, एक ब्रांड था और बहुत अच्छी उसकी प्रोडक्ट्स थी, उसकी बड़ी अच्छी खासी सेल्स थी। जब मैंने उसको ईमेल किया, मैंने उसको कहा कि मैं चाहता हूं कि आपकी जो लिस्टिंग है ये इसके ऊपर सिर्फ मैं ही सेल करूं, मुझे एक्सक्लूसिव राइट चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर आप एक्सक्लूसिव राइट चाहते हैं तो आपको $72,000 की ख़रीदनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं इतनी की नहीं ख़रीद सकता, लेकिन थोड़ी ही नेगोशिएट के बाद उसने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, आप कितने खरीदना चाहते हो। मैंने कहा मैं 10,000 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसने मेरी बात मान ली। उसने कहा मैं वो तमाम सेलर्स जो ऑलरेडी ऊपर सेल कर रहे हैं उनको भी रिमूव करूँगा। उसने मेरी हर बात मान ली, इवन कि वो क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट कर रहा था। क्रेडिट कार्ड अगर एक्सेप्ट करे तो ये मतलब आप समझते हो ये एक एथेंटिकेशन या एथोराइजेशन की एक इंडिकेशन होती है कि वो वैलिड है। ठीक है। लेकिन फिर भी अभी तक मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया हुआ है। मैं कोई ना कोई फिर भी रिसर्च कर रहा हूँ बाकायदगी से कि ये वेबसाइट में कोई इशू तो नहीं। वेबसाइट भी मैंने चेक की है। तो कहने का मकसद क्या है, आपको सम टाइम ऐसा होगा कि जो कुछ आप चाहते हैं उसके मुताबिक से ब्रांड्स आपकी बात भी मानेंगे, लेकिन उसमें फिर आपने आंखें बंद करके ऑर्डर नहीं करना है, वहाँ भी आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है। मैं स्टिल उसी के ऊपर काम भी कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि वो मुझे एक्सक्लूसिव राइट दे रहे हैं हर चीज़ की, मुझे अलाउ कर रहे हैं कि आप ये जो मैं चाहता हूँ वो कहते हैं उस तरह आप चलें। तो आपने हमेशा क्या करना है, वेबसाइट को अच्छी तरह रेट करना है। उसके साथ आपने क्या करना है, आपने ये भी मालूम करना है कि ये जो वेबसाइट है कितनी पुरानी है, इसके जो कस्टमर सर्विस है वो कैसी है, वो जो कस्टमर सर्विस के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कोई प्राइवेट है या जो कंपनी का वो एथराइज्ड है। ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी होती है। ठीक है। तो इस तरीके से आप ढूंढते हैं जो सारे लोग फाइंड करते हैं। अगर ओनली 3PL की बात की जाए तो मैं ज़्यादातर जो कि न्यू जर्सी के अंदर पाकिस्तानी 3PL सर्विस है, टेक्सास के अंदर पाकिस्तानी 3PL सर्विस वाले हैं, उसके बाद न्यूयॉर्क में है तो आपको पाकिस्तानी सारे मिल जाते हैं, वो एथराइज्ड भी हैं। उसके अलावा बाकी जो इंग्लिश वेबसाइट्स हैं उनमें भी आप देख सकते हैं जो जिनकी 3PL सर्विसेज हैं, लेकिन ये मैंने आपको बताया पाकिस्तानी भी यहाँ पर मौजूद है, आप उनसे भी सर्विसेज ले सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं जी। यहाँ पर एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कंपेन प्राइस 165 पर रखा तो ऑर्डर 165 पर प्लेस होगा कस्टमर को। यस, जो प्राइस आप कंपेन के रखेंगे उसी प्राइस पे वो प्लेस हो जाएगा। इसका सिंपल आंसर यही है। ठीक है। ये दराज के बारे में बात करें तो उसका यही आंसर है। ठीक है। उसके बाद एक मुझसे पूछ रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि जी हमारी कंपनी कोई सर्विसेज देती है। यस, sketchbrands.com सर्विसेज देती है। ये एक सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी LLCs के हवाले से, चाहे वो LLC आप बनवाना चाहते हैं, वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, अमेजोन प्राइवेट लेबल, होलसेल, डिजिटल मार्केटिंग, ये तमाम सर्विसेज हमारी कंपनी देती है। ठीक है। आप हमारी कंपनी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं sketchbrands.com, और उसके अलावा आप हमारे जो कस्टमर सपोर्ट है वहाँ पर आप सपोर्ट में आप कांटेक्ट करें, आपको इंशाल्लाह जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट एक स्टूडेंट का सवाल है जनाब, वो कह रहे हैं इफ़ आई हैव अ प्रोडक्ट विद 2 पैक, यानी उनका सवाल ये है कि वो उसके पास एक प्रोडक्ट है जो अमेज़ोन पे वो सेल करना चाहते हैं एज आ अमेज़ोन एपी होलसेल, और वो पैक ऑफ 2 है, लेकिन उसने 100 यूनिट्स ऑर्डर किए, राइट, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से 100 यूनिट्स उसने ऑर्डर किए, तो वो कितने FNSQ लेबल्स निकालेगा? 50, क्योंकि जब पैक ऑफ 2 होता है तो 100 यूनिट्स का पैक ऑफ 2 50 यूनिट्स होंगे। तो जो FNSQ लेबल होता है ना, वो 2 पैक होकर उसके ऊपर प्लास्टिक की लेबलिंग होती है। ठीक है। और उसकी प्लास्टिक की एक कोटिंग सी होती है, उसके ऊपर फिर आपका FNSQ लेबल लगता है। तो आपका अगर पैक ऑफ 2 है, 100 यूनिट्स है, तो FNSQs कितने होंगे? 50 होंगे, क्योंकि पैक ऑफ 100 का पैक ऑफ 2 50 यूनिट्स। ठीक है। तो वो 1 यूनिट कंसिडर होता है जब पैक ऑफ 2 बन जाता है। तो उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं, उनका अच्छा ज़्यादातर सवाल है सारे PL के हवाले से। ये कह रहे हैं, इनका मैं नाम भी बताता हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त और बड़े डिटेल से क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ज़रका मुश्ताक इनका नाम है, और ये जानना चाहते हैं कि जी प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, लिस्टिंग क्रिएशन, PPC, कूपन्स, ये सारी किस में आती है? यस, ये प्राइवेट लेबल का हिस्सा है। प्राइवेट लेबल में हम ये सारा कुछ करते हैं। उसके बाद उनका क्वेश्चन नंबर है, बिफोर ऑर्डरिंग इन्वेंट्री ऑन अलीबाबा हाउ डू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड हाउ डू सेंड क्लाइंट्स एड्रेसेस?
सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सोर्सिंग में आपने मेरे जो लेक्चर्स है वो आपने अच्छी तरह देखने हैं। मैंने सोर्सिंग के ऊपर बड़े डिटेल के साथ लेक्चर्स दिए। मैं कोशिश करूंगा जो लेटेस्ट सोर्सिंग है उसके ऊपर भी एक लेक्चर दे दूं पीएल के हवाले से, वो मैं देखूंगा आगे। लेकिन फॉर नाउ जो मैंने लेक्चर्स दिए या जहाँ से आपको कंटेंट मिलता है, आप सोर्सिंग के लिए क्या करें, उस क्राइटेरिया को देखें और जाके सोर्सिंग करें। जब आप कोटेशन भेजते हैं और आपने फिर फाइनल करने तीन सैंपल्स फाइनल करना है, और उन 3 में से फिर आपने क्या करना है, उनको आपने ऑर्डर करना है। और जैसे आप करोगे तो चाइना के अंदर कंसोलिडेटेड कंपनीज़ है या फिर चाइना के अंदर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं वो भी ये काम करते हैं। आप किसी भी फेसबुक पेज में या किसी भी उसमें आप पोस्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये एक्टिविटीज़ या ये काम करते हैं वहाँ पर। तो आपने क्या करना है, वहाँ पर जो सैंपल्स होते हैं पहले विद इन दी चाइना शिप करके एक कंसोलिडेटेड कंपनी के पास भेजने हैं। वो आपके जो तीनों सैंपल है इकट्ठे करके आपके जो एड्रेस देंगे उसमें आपको पहुँचा देते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा, जय जी सर आई वांट टू बाय अमेजोन प्राइवेट लेबल टूल्स। अच्छा, जो टूल्स के बारे में जो भी सवाल है, मैं पर्सनली जो टूल जो होते हैं मैं शेयर टूल बहुत कम यूज़ करता हूं, क्योंकि मेरे जो टूल्स है वो जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉपर्ली मुझे अपने टूल्स वो बाई करते हैं, वो देते, तो इस वजह से मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप लेना चाहते हैं तो जुनैद का जो मैंने नंबर दिया हुआ है, जुनैद टूल प्रोवाइडर जो है, इनका बड़ा अच्छा टूल्स होते हैं, इनके टूल्स अच्छे हैं। मैंने ये अपने जो टूल्स वाला लेक्चर है प्राइवेट लेवल का वहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। कीपा की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप होलसेल करते हैं। अगर आप सिर्फ प्राइवेट लेबल करते हैं तो आप हीलियम 10 ले लें, जंगल स्काउट ले लें, और किसी टूल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी सर प्लीज़ टेल मी डमी लिस्टिंग। अच्छा, डमी लिस्टिंग क्या होती है? डमी लिस्टिंग हम पहले करते क्यों हैं? ये इसलिए करते हैं कि हम अमेज़ोन को ये बताना चाहते हैं कि जी हम ये प्रोडक्ट फ्यूचर में लाइव करने वाले हैं। मसलन मैं टॉयस में एक प्रोडक्ट लाइव करने वाला हूँ, तो मैं पहले डमी लिस्टिंग क्रिएट करूँगा, उसकी प्रॉपरली सारा सीक्वेंस के साथ टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड बुलेट पॉइंट्स, और उसके बाद इमेजेस, डमी इमेजेस होंगी। ये सारा हम क्रिएट करते क्यों? देखिए, जब आप सोर्सिंग के स्टेज में होते हैं ना, आप पहले डमी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं हम। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेज़ॉन के रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं, वो गेटेड कैटेगरी भी होती है, तो आपको ऑन टाइम पता चल जाएगा कि इसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या गेटेड है, नहीं है, अनगेटेड है। डिस्पाइट ऑफ दिस आपको पता होने के बावजूद आपको लिस्ट करके ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अमेज़ॉन आपको ऑन द स्पॉट बताते हैं, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई इसमें क्या इशू है, क्या इशू नहीं है, ठीक है। तो डमी लिस्टिंग का ये फ़ायदा है। दूसरी बात, जो डमी लिस्टिंग आप करते हैं वो एक्टिव नहीं होती, वो इनएक्टिव होती है। याद रखिएगा, अमेज़ॉन FBA में, यानी आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन FBA करते हैं, तो इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि जब तक आपकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन वेयर हाउस में नहीं जाती, उससे पहले आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव होती है। जब इन्वेंट्री आपकी अमेज़ॉन ने ट्रैक कर लिया, उसके बाद आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाती है, चाहे प्राइवेट लेवल हो या होलसेल हो। FBA की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डमी लिस्टिंग में आपको क्या पता चलेगा? नंबर 1, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, गेटेड है या नहीं। और उसके बाद जैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग रेडी हो जाए तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप उसी को क्या करें, ऑप्टिमाइज़ करें, या फिर आप उसको डिलीट करके नई लिस्टिंग बना लें, ठीक है। क्योंकि आपको पता तो चल गया कि इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इशू नहीं है, भाई आप नई लिस्टिंग भी डिलीट करके बना सकते हैं, या फिर आप उसी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर उसी को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो आप शुरू से ही फिर टाइटल को ऑप्टिमाइज़ लिखें, बाकी बेशक बुलेट पॉइंट को नॉर्मली लिखें, लेकिन लेटर ऑन आपने फिर उसको अपडेट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक बात है पिक्चर्स की, तो पिक्चर आप डमी आप नॉर्मली बना सकते हैं, अपने कंप्यूटर की लाए, उसको कट करके आप उसको अच्छी तरह खुद नॉर्मली ग्राफिक में बनाकर 1-2 इमेजेस ही बनानी है, सारी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ आपने एक विजिबिलिटी देने के लिए आपने पिक्चर्स डालनी है, ताकि वो लिस्टिंग प्रॉपर्ली अप्रूव हो जाए या प्रॉपर्ली अमेज़ॉन का सिस्टम उसको रीड कर सके। तो इसीलिए आपने फिर ये करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट सवाल है इनका गिव अवेज के हवाले से है, कि उन्हें समझ नहीं है गिव अवेज क्या है। देखें, गिव अवेज क्या होता है, हम जब कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, या कोई, आपको मैं आसान से एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी देखा होगा कि कोई भी जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, या सेंटोरस मॉल जैसा है, या इसी तरह से गीगा मॉल जो है इस्लामाबाद में, इस तरह की जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, यहाँ पर ये नए ओपन होते हैं, तो यहाँ पर शुरू में गिव अवेज किए जाते हैं। इस तरह के मॉल्स में भी वो गिव अवेज क्यों करते हैं? 50% ऑफ लगा लेंगे, और उसके अलावा बाय 1 गेट 1 की पैकेजेस देते हैं। क्यों? ये इसलिए देते हैं क्योंकि इससे ट्रैफिक बहुत तेज़ी के साथ बूम करके उसके ऊपर चली जाती है,
वो शॉप हो या वो फिर मार्ट हो या फिर वो ऑनलाइन हो या फिज़िकल हो। इसी तरह से ऑनलाइन में हम क्या करते हैं, ऑनलाइन में हम गिव अवेज देते हैं। हम कस्टमर्स को कहते हैं कि जी आप हमारी प्रोडक्ट ख़रीदें, अगर आपको पसंद आए तो आप हमें रिव्यू देते, प्रोडक्ट फ्री में अपने लिए ले लें। ठीक है, अब ये कस्टमर तक कैसे पहुंचते हैं, ये एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरा क्राइटेरिया है। वो कैसे करना है आप मेरे लेक्चर्स को अच्छी तरह देखें, प्राइवेट लेवल के आपको पता चल जाएगा। लेकिन गिव अवेज हम करते क्यों हैं, वो इसलिए करते ताकि हम नए होते हैं, हमारी लिस्टिंग बिल्कुल न्यू, हम अमेज़ोन की जो पेज है उसके लास्ट में बैठे होते हैं तो वहाँ तो ट्रैफिक नहीं आती। हमेशा याद रखिएगा टॉप जो फर्स्ट पेज है उसकी जो टॉप 20 जितने सेलर्स हैं उन्हीं के पास ट्रैफिक 80 to 90% जाती है। उसके बाद सेकंड पेज पे, फिर थर्ड पेज पे, इससे पीछे कोई जाता भी नहीं है। आप एज्यूम करें आप कभी खुद अगर कभी दराज पे जाए तो आप फर्स्ट पेज से ही प्रोडक्ट उठाएंगे या दूसरे से? ऑब्वियसली सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे ना, तो दूसरा बहुत मुश्किल ही हम जाएंगे। तो इसी तरह से हमेशा डिस्प्ले पे जो फर्स्ट पेज होता है ना, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ जी वुमेन बैग, ठीक है, अमेज़ोन के ऊपर, और वो फर्स्ट पेज पे जो 20 सेलर्स आते हैं वहाँ पर ही मैं कोई ना कोई सिलेक्ट करूँगा या बहुत मुश्किल ही सेकंड पेज। तो इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम टॉप के जो फर्स्ट पेज के टॉप 20 में कहीं ना कहीं हम नज़र आए। तो उसके लिए आपको गिव अवेज करना है। आपको फिर क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ लाने होते हैं और अच्छी रेटिंग लानी होती है ताकि फिर कस्टमर देखे तो आपका सोशल प्रूफ उनको नज़र आए और उसके बेस पे फिर वो आपसे परचेज़ करें। ठीक है, तो ये तरीका था। उसके अलावा कोई सवाल है? सो अगेन उसके बाद एक और स्टूडेंट का सेम क्वेश्चन है डमी लिस्टिंग के हवाले से, तो इसका आंसर मैं दे चुका हूँ कि डमी लिस्टिंग हम क्यों करते हैं। ठीक है, और ये था जनाब आज का पूरा लेक्चर, और होपफुली इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।